गर्मी में झरनों के बीच घर और खेती। चलो नीरज, अब जल्दी से दुकान बंद कर देते हैं, वैसे भी आज बहुत समय हो गया है। हाँ भैया। सोहन और नीरज दुकान बंद करके घर के अंदर जाते हैं। उनका घर और दुकान साथ में ही होता है। बेटा आज दुकान बहुत देर से बंद किए, देखो तो 11 बज गए। माँ देख रही हो आजकल कितनी लाइन लगी रहती है दुकान पर। अब अगर ग्राहक के सामने ही दुकान बंद कर दूंगा तो ग्राहकी खराब होगी ना, इसलिए। भैया अब ये दुकान की बातें छोड़ो, बड़ी तेजी से गर्मी लग रही है। चित्रा पंखा हाँक दो। इसके बाद चित्रा पंखा लाकर हाँकने लगती है। फैन चलने के बावजूद घर में गर्मी थी। थोड़ी देर बाद पूजा दोनों भाइयों के लिए खाना परोसती है। देर होने की वजह से बाकी सब पहले ही खा चुके थे। फिर दोनों भाई चुपचाप खाने बैठ जाते हैं। बेटा सुना है हमारा घर टूटने वाला है। माँ आप भी ना, अभी अभी तो बैठे हैं खाने और आपने चिंता शुरू कर दी। बेटा चिंता कैसे ना करो, मैंने सुना है कि हमारा पूरा इलाका टूटने वाला है। लोग कह रहे थे कि ये जमीन गैर कानूनी है, सबका घर तोड़ा जाएगा। माँ सच कह रही हैं आप, हमने भी ये बात सुनी है। आज दुकान पर भी कुछ लोग यही चर्चा कर रहे थे। हाँ माँ, अभी पक्का तो नहीं है लेकिन खबर सही ही लग रही है। क्या मतलब है इसका? अगर घर टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई काम भी नहीं, यही दुकान, यही घर, यही सब कुछ है। हाँ दीदी, और छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेकर जाएंगे इन्हें? कैसे रहेंगे हम लोग? मम्मी मेरी जो शादी तय हुई है, अगर ये सब हो गया तो उसमें भी रुकावट आ जाएगी। कौन करेगा शादी ऐसी हालत में? अरे चुप रहो सब, शुभ शुभ बोलो, भगवान सब ठीक करेगा। इतनी जल्दी घबराने से कुछ नहीं होगा। अरे देखो जो होगा देखा जाएगा। अभी खाना खाओ और आराम करो, बेकार की चिंता से कुछ नहीं बदलने वाला। घर में भारी सन्नाटा छा जाता है। सभी के मन में डर और चिंता घर कर जाती है। बाहर गर्मी अपने चरम पर थी और अंदर मन की बेचैनी और भी ज्यादा तपिश दे रही थी। चलो जो होगा देखा जाएगा, अभी खाना खा लेते हैं। दोनों भाई चुपचाप खाना खत्म करते हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। सबके मन में एक ही सवाल था, अगर घर चला गया तो जिंदगी कहाँ जाएगी। रात गहरी होती जाती है। गर्मी इतनी तेज थी कि पंखा भी हार मान चुका था। सभी बिस्तरों पर लेट जाते हैं लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं आती। अगली सुबह सूरज जैसे आग बरसा रहा था। सुबह के 7 बजे ही दोपहर जैसा लग रहा था। सोनू उठो बेटा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मम्मी आज बहुत गर्मी, स्कूल नहीं जाना। नहीं बेटा, पढ़ाई जरूरी है, चलो जल्दी उठो। पूजा दोनों बच्चों को तैयार करके खाना खिलाकर स्कूल छोड़ने निकल जाती है। लौटते वक्त गली के बाहर अजीब सा माहौल दिखता है। भीड़ लगी थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे और सबसे डरावनी बात, वहाँ एक बड़ा बुलडोजर खड़ा था। ये क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों लगी है? पूजा जल्दी से अपनी पड़ोसन सुषमा के पास जाती है। सुषमा आंटी, क्या हुआ? ये बुलडोजर क्यों खड़ा है? अरे पूजा, सब घर तोड़ रहे, सरकार के लोग आए, पूरा मोहल्ला खाली करवाया जा रहा है। क्या? लेकिन क्यों? पूजा तुरंत अधिकारियों की तरफ भागती है। साहब हमारा घर क्यों तोड़ रहे हैं? हमने क्या गलती की है? हमने 6 महीने पहले ही नोटिस दिया था, ये जमीन अवैध है, अब कार्रवाई होगी। लेकिन हमें तो कोई नोटिस नहीं मिला। नोटिस नगर सेवक के पास दिया गया था, आगे पहुंचाना उनका काम था। ये सुनते ही पूजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। मतलब हमें जानबूझकर नहीं बताया गया? तभी घर के बाकी लोग भी दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। साहब थोड़ा वक्त दे दीजिए, हम खुद खाली कर देंगे। नहीं, आदेश है, अभी और इसी वक्त। बुलडोजर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक एक करके घरों की दीवारें गिरने लगती हैं। अरे हमारा घर, हमारी सारी यादें, सब कुछ यही था। माँ जी अब हम कहाँ जाएंगे? पापा अब क्या होगा? इस शहर में हमारा कोई नहीं है, जाए तो जाए कहाँ। कुछ ही घंटों में पूरा मोहल्ला मलबे में बदल जाता है। लोग अपना सामान समेटकर रिश्तेदारों के यहाँ जाने लगते हैं, लेकिन पूजा और उसका परिवार, उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, सब हटो यहाँ से, जाओ। मजबूर होकर पूजा और उसका परिवार सड़क पर आ जाता है। धूप इतनी तेज थी कि जमीन जल रही थी। सब धीरे धीरे फुटपाथ की ओर बढ़ते हैं। उनके पास न घर था न सहारा। दीदी बच्चों को देखो, ये तो चल भी नहीं पा रहे। हाँ लेकिन रुक भी नहीं सकते। कुछ दूर चलने के बाद वो देखते हैं कि कुछ लोग फुटपाथ के किनारे टीन और पटरे के छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं। क्यों ना हम भी ऐसा ही कोई घर किराए पर ले लें, अभी कुछ पैसे तो हैं हमारे पास। हाँ शायद यही एक रास्ता है, चलो पूछते हैं, शायद कोई जगह मिल जाए। सोहन और नीरज वहां रहने वाले एक आदमी से बात करते हैं। भाई साहब क्या यहाँ कोई छोटा सा घर किराए पर मिल सकता है? अरे भाई मिल जाएगा, लेकिन बहुत छोटा होगा, गर्मी भी बहुत लगेगी। कोई बात नहीं, हमें बस सिर छुपाने की जगह चाहिए।
थोड़ी बातचीत के बाद सोहन और नीरज एक छोटा सा टीन का घर किराए पर ले लेते हैं। पूरा परिवार वहां शिफ्ट हो जाता है। जगह कम थी, गर्मी ज्यादा, लेकिन अब उनके पास एक छत थी। पर छोटा है, लेकिन कम से कम हम सब साथ तो हैं। हाँ माँ, जब तक हम साथ हैं तब तक कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है। इसी उम्मीद के साथ उनका नया संघर्ष शुरू होता है। टीन के छोटे घर में पूरा परिवार रहने लगता है। चारों तरफ से गर्मी अंदर घुसती, छत दिन में तवे सी तपती और रात में भी गर्मी कम नहीं होती। फिर भी उस छोटे से घर में एक उम्मीद थी, सिर छुपाने की जगह तो थी। नीरज, कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी हमें यहां लाकर खड़ा करेगी। अपना पक्का घर, दुकान सब था, और आज देखो इस टीन के डिब्बे में जिंदगी काट रहे हैं। भैया, सच कहूं तो अब खुद पर भी तरस आने लगा है। इतना सब कुछ बनाने में सालों लग गए और बर्बाद होने में एक भी दिन नहीं लगा। लगता है जैसे हमारी मेहनत की कोई कीमत ही नहीं थी। हाय राम, ये कैसा वक्त दिखा दिया तूने। कभी अपने घर में चैन से बैठते थे और आज इस हालत में आ गए। मेरी बहुओं और बच्चों का क्या कसूर था, क्यों ये दिन देखने पड़े इन्हें। सुमित्रा, रोने से कुछ नहीं होगा, लेकिन दिल मानता भी नहीं है। जिंदगी भर की कमाई सब खत्म हो गई, अब फिर से शून्य से शुरू करना पड़ेगा। पापा जी, हम सब मिलकर फिर से सब बना लेंगे। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। दीदी, हम तो संभाल लेंगे, लेकिन इन बच्चों का क्या? ये तो अभी समझ भी नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। दिन यूं ही बीतते गए। हर दिन एक नई चुनौती लाता था। कभी पानी की लाइन, कभी खाने की चिंता। जिंदगी हर पल इम्तिहान ले रही थी। एक दिन दोपहर में जब सब अपने काम में लगे हुए थे, तभी अचानक कुछ लोग उनके टीन के घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ये लोग? सामने खड़े थे रजत, उसकी मां मोनिका और उनके पिता हरीश। वही लोग जिनके घर में नीता की शादी तय हुई थी। अरे आप लोग आइए ना, अंदर आइए। अंदर? यहाँ ये रहने की जगह है? देखिए, हमें तो लगा था कि हम एक अच्छे घर में रिश्ता कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हालात ही कुछ और है। मम्मी, जल्दी चलिए यहाँ से। आंटी, अंकल, आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए क्योंकि अब सच सामने आ चुका है। तुम लोग तो अब सड़क पर आ गए हो। हम अपने घर की बहू ऐसी जगह से नहीं ला सकते। और शादी में क्या दोगे अब? खुद के पास रहने को घर नहीं है। हमारे घर में, हमारे समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? बहन जी, ऐसा मत कहिए। वक्त खराब है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। हम संभल जाएंगे। रिश्ता मत तोड़िए। जी, हम वादा करते हैं अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं होने देंगे। बस थोड़ा वक्त दे दीजिए। हमें कोई वक्त नहीं देना। हमें अपनी बहू अच्छे घर से चाहिए, ना कि फुटपाथ से। नीता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मम्मी पापा का फैसला ही मेरा फैसला है। रजत, तुम भी? रजत बिना कुछ कहे नजरें झुका लेता है। ये रिश्ता यहीं खत्म होता है। इतना कहकर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही जैसे पूरे घर की हिम्मत टूट जाती है। मम्मी, मेरा क्या कसूर था? मैंने क्या गलती की? कुछ नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है। ये वक्त ही खराब है। ऐसे लोग रिश्ते निभाने के लायक ही नहीं होते। अच्छा हुआ जो अभी सच सामने आ गया। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही दिनों बाद एक सुबह फिर वही डरावना दृश्य सामने आ जाता है। सरकारी अधिकारी और बुलडोजर। सब हटाओ यहाँ से। अभी यहाँ इस तरह से घर बनाना गैर कानूनी है। सब हटाओ अभी। साहब, अभी तो हम यहाँ आए हैं, अब कहाँ जाएं? हमें कुछ नहीं पता, आदेश है। सब हटाओ यहाँ से। और फिर देखते ही देखते उनका वो छोटा सा सहारा भी टूट जाता है। दीदी, अब कहाँ जाएंगे हम? कैसी किस्मत है हमारी। दो बार घर बनाया और दोनों बार टूट गया। अब पूरा परिवार फिर से सड़क पर था। बच्चे भूखे प्यासे थे, बुजुर्ग थके हुए और बहुएं परेशान। पापा, अब क्या होगा? समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी पूजा अचानक कुछ सोचती है। पापा जी, आपने सालों पहले पहाड़ के पास कोई जमीन ली थी ना? हाँ बहू, ली तो थी, लेकिन क्या पापा जी? वो जमीन झरने के पास है। बहुत सुनसान जगह है, इसलिए कभी गई ही नहीं। वहां रहना आसान नहीं होगा पूजा। यहाँ रहना आसान है क्या? वहाँ कम से कम अपनी जमीन तो है। कोई हमें वहाँ से हटाएगा तो नहीं? दीदी सही कह रही हैं। अब खाने को बचा ही क्या है हमारे पास? हाँ भैया, एक बार कोशिश कर लेते हैं। लेकिन वहाँ जंगल जैसा माहौल होगा, बच्चे कैसे रहेंगे? माँ जी, हम सब मिलकर सब संभाल लेंगे। आखिरकार पूजा की जिद के आगे सबको झुकना पड़ता है। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। और फिर पूरा परिवार थोड़ा सा सामान लेकर अनजान रास्ते पर निकल पड़ता है। उस जमीन की ओर थके कदमों से सुनसान रास्ते पर चलते हुए चारों तरफ झाड़ियां, पेड़ और खामोशी। रास्ता उबड़ खाबड़ था, कहीं पत्थर कहीं कीचड़, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी, शायद यही उनकी नई जिंदगी का रास्ता है।
पापा, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है, पता नहीं सही दिशा में जा भी रहे हैं या नहीं। अरे हाँ बेटा, रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन मुझे याद है झरना इसी तरफ कहीं होना चाहिए। बस थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सब लोग ध्यान से चलो, यहाँ फिसलन भी है, बच्चे संभल कर चल लो। डरने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ हैं, बस थोड़ी मेहनत और फिर हम अपनी जगह तक पहुंच जाएंगे। पिंकी, सोनू, हाथ पकड़ कर चलो, गिरना मत। भाभी, सब कुछ कितना बदल गया ना। कल तक हम अपने घर में थे और आज जंगल में भटक रहे हैं। हाँ नीता, वक्त जरूर बदल गया है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं बदलेगी और यही हमें आगे ले जाएगी। धीरे धीरे सब पत्थरों और चढ़ाई को पार करते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हैं। कुछ देर बाद उन्हें पानी की आवाज सुनाई देती है। दीदी सुनो, पानी की आवाज आ रही है। हाँ, यही झरना है, हम सही जगह पहुंच गए। थोड़ी और चढ़ाई के बाद सबके सामने एक बहुत बड़ा और सुंदर झरना दिखाई देता है। चारों तरफ हरियाली, खुली जमीन और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। पापा जी बस, अब हम यहीं रहेंगे, यही हमारी नई शुरुआत होगी। लेकिन बेटा, यहाँ से खाने पीने की चीजें मिलना बहुत मुश्किल होगा, बाजार दूर होगा, हम कैसे रहेंगे यहाँ पे? पापा जी जहाँ चाह वहाँ रहा, हमें सच में जीना है तो हम कहीं भी जी सकते हैं। जमाने ने बहुत ठोकरें दी हैं, अब वक्त है खुद के लिए कुछ करने का। पूजा, तुम सही कह रही हो, अब डरकर पीछे हटने का कोई फायदा नहीं है। हाँ भैया, अब यहीं से नई जिंदगी शुरू करेंगे। दीदी मैं भी आपके साथ हूँ, हम दोनों मिलकर घर बनाएंगे और सब संभाल लेंगे। मेरी बहुएं तो सच में लक्ष्मी है, मैं तुम्हें पूरा सहयोग दूंगी। लेकिन भाभी मेरा क्या? मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा मत सोचो नीता, जो रिश्ता तुम्हें समझ नहीं पाया वो तुम्हारे लायक था ही नहीं। तुम्हें उससे भी अच्छा जीवन साथी मिलेगा, बस खुद पर विश्वास रखो। पूजा की बातों से नीता के चेहरे पर थोड़ी शांति आती है। अब दोनों बहुएं एक दूसरे की ओर देखती हैं और मनी मन एक बड़ा फैसला लेती हैं। चित्रा, अब हम यहीं अपना घर बनाएंगे। हाँ दीदी, अब यही हमारा घर होगा। सोहन जी, नीरज, आप दोनों जंगल से कुछ बांस और मजबूत लकड़ियां ले आओ, हमें वो घर बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, अभी लाते हैं। हाँ, जल्दी लौटते हैं। दोनों भाई जंगल के अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद बांस और लकड़ियां लेकर वापस आते हैं। उधर पूजा और चित्रा सूखी घास, पत्ते और झाड़ियां इकट्ठा करने लगती हैं। दीदी, ये सब करके हमें सच में घर मिल जाएगा ना? हाँ चित्रा, मेहनत से सब कुछ मिलता है, बस विश्वास होना चाहिए। झरने की आवाज के बीच बांस और लकड़ियों की मदद से उन्होंने चारों तरफ से अपना छोटा सा घर खड़ा किया। छत घास की थी, दीवारें कमजोर थी, लेकिन हौसला पहले से ज्यादा मजबूत था। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम फिर से अपना घर बनाएंगे, और वो भी अपने हाथों से। माँ जी, अभी तो ये शुरुआत है, आगे और भी अच्छा होगा। तभी बच्चे रोने लगते हैं। मम्मी, भूख लगी है, मुझे भी। दीदी, बच्चों को कुछ खिलाना होगा। हमारे पास थोड़ा सा राशन बचा है, उससे कुछ बना लेते हैं। पूजा मिट्टी का चूल्हा बनाती है, फिर मिट्टी के बर्तन बनाकर उसमें खिचड़ी बनाती है। पूजा, तुम ये सब भी जानती हो? गांव में बचपन बिताया है, थोड़ा बहुत सब सीख लिया था। थोड़ी देर में खिचड़ी तैयार हो जाती है। बहुत दिनों बाद ऐसा खाना खा रहे हैं, दिल को सुकून मिल गया। खाना खाने के बाद दोनों बहुएं मिलकर अपनी छोटी सी रसोई तैयार करती हैं। मिट्टी के बर्तन एक कोने में सजाए जाते हैं, चूल्हे के लिए एक साफ जगह बनाई जाती है और सामान रखने के लिए मिट्टी की डिब्बियां बनाई जाती हैं। दीदी, हमारी रसोई तो सच में बहुत सुंदर लग रही है। हाँ, छोटा है लेकिन अपना है। बहू, घर तो बन गया, लेकिन यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है, इसका क्या करेंगे? सच में यहाँ तो और भी ज्यादा गर्मी लग रही है। कुछ न कुछ उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ, अब अगला काम यही है, हमें इस गर्मी से बचने का भी जुगाड़ करना होगा। इसी सोच के साथ उनका संघर्ष नई मोड़ पर पहुंचता है। अब उन्हें सिर्फ जीना नहीं, सही तरीके से जीना सीखना था। झरने के पास बने छोटे घर में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। पर गर्मी अब भी बड़ी समस्या थी। दिन में दीवारें तपती, रात में ठंडी हवा चुभती। ऐसे में दोनों बहुएं इसका हल ढूंढने में लग जाती हैं। चित्रा, अगर हमें यहाँ रहना है ना, तो सबसे पहले इस गर्मी का हल निकालना होगा, नहीं तो कोई भी यहाँ टिक नहीं पाएगा। हाँ दीदी, दिन में तो लगता है जैसे घर के अंदर आग लगी हो, और रात में इतनी ठंड की नींद ही नहीं आती। तभी पूजा की नजर पास में पड़ी कुछ जूट की पुरानी बोरियों पर जाती है। अरे चित्रा, ये देखो, ये जूट की बोरियां, अगर हम इन्हें इस्तेमाल करें तो शायद कुछ काम बन जाए। कैसे दीदी? हम इन बोरियों को काट कर दीवारों पर लगा देंगे, और अगर इनमें पानी डलता रहेगा तो घर अंदर से ठंडा रहेगा। वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। दोनों बहुएं तुरंत काम में लग जाती हैं। सुनिए, आप बाजार जाकर कुछ पाइप और जरूरी सामान ले आइए, हमें एक जुगाड़ बनाना है। ठीक है पूजा, तुम जो कहोगी वही करेंगे। लगता है हमारा इंजीनियरिंग का काम शुरू होने वाला है।
कुछ देर बाद सोहन और नीरज पाइप और जरूरी सामान लेकर लौटते हैं। पूजा और चित्रा मिलकर पाइप को झरने से जोड़ती हैं और जूट की बोरियां तक ले जाती हैं। जैसे ही पानी की ठंडी धार धीरे धीरे बोरियों से रिसने लगती है, उसी पल घर के अंदर हल्की हल्की ठंडक फैलने लगती है, मानो तपती दीवारों को भी सुकून मिल गया हो। अरे वाह बहू, ये तो कमाल कर दिया तुमने। घर तो एकदम ठंडा हो गया। सच में तुम दोनों ने तो इस जंगल में भी आराम का रास्ता निकाल लिया। पूजा, तुमने तो एसी का इंतजाम कर दिया। एसी नहीं, देसी जुगाड़ है ये। लेकिन रात की परेशानी अभी भी बाकी थी। सभी को जमीन पर सोना पड़ता था। दिन की गर्मी से जमीन तपती और रात में बहुत ठंडी हो जाती। अरे राम, ये बिना बिस्तर के सोना बहुत मुश्किल है। ऐसे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। दीदी, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सच में परेशानी बढ़ जाएगी। हाँ, कल कुछ जुगाड़ करते हैं। अगले दिन सुबह पूजा और चित्रा फिर से काम में लग जाती हैं। वो जूट की बोरियों को काट कर और जंगल से घास लाकर एक मोटा और आरामदायक बिस्तर तैयार करती हैं। दीदी, ये तो सच में बहुत अच्छा बन गया। हाँ, अब सब आराम से सो पाएंगे। अरे वाह, ये तो बिल्कुल असली गद्दे जैसा लग रहा है। बहुत अच्छा काम किया तुम दोनों ने। अरे अब तो जंगल में भी हमें किसी चीज की कमी नहीं लगेगी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। झरने की वजह से घर ठंडा रहता था, लेकिन चुनौतियां अभी भी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन बच्चे खेलते खेलते झरने के पास पहुंच जाते हैं। पिंकी, चलो पानी के पास चलते हैं। हाँ। तभी अचानक दोनों फिसलने लगते हैं। सोनू, पिंकी, रुक जाओ। नीता दौड़कर दोनों को पकड़ लेती है और बड़ी मुश्किल से उन्हें गिरने से बचा लेती है। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? अगर गिर जाते तो? वो गुस्से में पूजा और चित्रा के पास जाती है। भाभी, ये क्या हो रहा है? बच्चे अभी झरने में गिर जाते तो क्या होता? आप लोग ध्यान क्यों नहीं रखती? नीता, गलती हमारी है। हम घर के काम में इतना उलझ गए थे कि बच्चों का ध्यान ही नहीं रहा। हमें माफ कर दो, अब से ऐसा नहीं होगा। हाँ, हम और ध्यान रखेंगे। इस घटना के बाद दोनों बहुएं बहुत चिंतित हो जाती हैं। अगर ऐसे ही रहा तो बच्चों की जान को खतरा बना रहेगा। हमें कुछ करना होगा। हाँ, अभी तुरंत। सुनिए, आप दोनों जंगल से और बांस और लकड़ियां लेकर आइए। हमें एक मजबूत बाउंड्री बनानी है। ठीक है, अभी लाते हैं। अब बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। कुछ ही समय में बांस और लकड़ियां आ जाती हैं। फिर सब मिलकर झरने के चारों ओर एक लंबी और मजबूत बाउंड्री बना देते हैं। अब बच्चे सुरक्षित हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, बड़ा हादसा टल गया। अब धीरे धीरे जिंदगी थोड़ा संभलने लगती है। तभी पूजा को एक नया विचार आता है। पापा जी, मुझे लगता है हमें यहाँ खेती करनी चाहिए। खेती? यहाँ जंगल में? जी पापा जी, अगर हम खुद उगाएंगे तो हमें बाहर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और बार बार जंगल से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बात तो सही है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत से हम कब पीछे हटे हैं? चलो फिर शुरू करते हैं। सोहन और नीरज बाजार से बीज लाकर पूजा और चित्रा खेत करने लगती हैं। वो फावड़ा चलाकर जमीन को तैयार करती हैं। पसीना बहता है, लेकिन उनके चेहरे पर उम्मीद की चमक होती है। देखना, एक दिन यही जमीन हमें सब कुछ देगी। हाँ दीदी, अब यही हमारी पहचान बनेगी। झरने के पास बसे उस छोटे से घर के आसपास अब धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा था। जहाँ पहले सिर्फ जंगल और खाली जमीन थी, वहीं अब मेहनत और लगन से एक नई जिंदगी आकार लेने लगी थी। चित्रा, थोड़ा और गहरा खोदना पड़ेगा। मिट्टी को नरम करना जरूरी है, तभी बीज अच्छे से उगेंगे। हाँ दीदी, हाथ दर्द कर रहे हैं। लेकिन जब ये खेत हरे भरे हो जाएंगे ना, तब सारी मेहनत सफल लगने लगेगी। दोनों बहुएं दिन रात मेहनत करके खेत तैयार करती हैं, मिट्टी को पलटती हैं, पत्थरों को हटाती हैं और जमीन को खेती के लायक बनाती हैं। देख रहे हो नीरज, हमारी पत्नियां क्या कर रही हैं? हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये इस तरह खेत तैयार कर देंगी। भैया, सच में ये दोनों तो हमारी ताकत बन गई हैं। अगर ये न होती तो शायद अब तक हम हार मान चुके होते। कुछ ही दिनों में खेत तैयार हो जाता है। अब वक्त है बीज बोने का। यही बीज हमारी जिंदगी बदलेंगे। हाँ दीदी, अब हम भी किसान बन गए हैं। दोनों बहुएं सावधानी से बीज बोती हैं। फिर झरने से पाइप जोड़कर खेतों में पानी पहुंचाया जाता है। देखो भैया, अब पानी की भी चिंता खत्म। झरना हमारे लिए वरदान बन गया। हाँ, अब यही हमारी जिंदगी का सहारा है। धीरे धीरे खेतों में पानी भरता है और खेती की शुरुआत हो जाती है। अब हर दिन कोई ना कोई नया जुगाड़ किया जाता था। दीदी, ये घास की चटाई देखो, अब बैठने और सोने में भी आराम मिलेगा। बहुत बढ़िया, अब घर सच में घर जैसा लगने लगा है। पूजा बड़े बड़े मिट्टी के मटके बनाती है ताकि पानी ठंडा रखा जा सके। अरे वाह, ये पानी तो बिल्कुल ठंडा है, जैसे फ्रिज का पानी हो। माँ जी, ये हमारा देसी फ्रिज है। पूजा मिट्टी का एक छोटा सा फ्रिज भी तैयार करती है, जिसमें खाने पीने का सामान ठंडा रखा जा सकता था। बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। अब तो हमें बाजार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
घर के अंदर बैठने और सोने की भी अच्छी व्यवस्था कर दी जाती है। मिट्टी की रसोई ठंडी रहती है, जिससे खाना बनाना भी आसान हो जाता है। अब दोनों बहुएं दिन रात खेतों में मेहनत करने लगती हैं। चित्रा, ये देखो, इधर सब्जियां उगाएंगे और उधर अनाज, और घर के पास फल के पेड़ लगाएंगे ताकि हमें सब कुछ यहीं मिल सके। वो घर के आसपास नारियल और आम के पेड़ लगाती हैं। समय के साथ पौधे बड़े होने लगते हैं, खेत हरे भरे होने लगते हैं। मम्मी देखो, छोटे छोटे पौधे निकल आए, ये हमारे खेत है। धीरे धीरे फसल तैयार होने लगती है। अब घर में खाने की समस्या खत्म होने लगती है। दीदी आज अपने खेत की सब्जी बना रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, अब हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। पहले हम दूसरों के भरोसे थे और आज खुद के पैरों पर खड़े हैं। ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। सच में तुम दोनों ने हमारी जिंदगी बदल दी। अब घर में तरह तरह की सब्जियां बनती हैं, अनाज भरने लगता है, जिंदगी पहले से कहीं बेहतर होने लगती है। बहू, पहले कितना मुश्किल था यहाँ रहना। झरने के पास बच्चों के लिए भी खतरा था, लेकिन तुमने सब संभाल लिया। बाउंड्री बना दी, खेती शुरू कर दी, अब तो सब कुछ बदल गया। माँ जी, ये सब हमने मिलकर किया है। अगर आप सबका साथ ना होता तो कुछ भी संभव नहीं था। और अभी तो शुरुआत है, आगे और भी अच्छा करेंगे। अब लगता है हमने सही फैसला लिया था यहाँ आने का। हाँ, शहर ने हमें ठोकर दी, लेकिन जंगल ने हमें जीना सिखा दिया। झरने के पास बसे उस घर में अब जिंदगी बदल चुकी थी। जहाँ कभी भूख, डर और बेघर होने का दर्द था, वहीं अब सुकून, मेहनत और खुशहाली थी। खेत हरे भरे थे, पेड़ों पर फल आने लगे थे और घर में जरूरतें धीरे धीरे पूरी हो रही थी। कुछ ही दिनों बाद एक दिन अचानक पुराने मोहल्ले की कुछ पड़ोसिनें उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचती हैं। अरे ये क्या, ये तो पूरा का पूरा नया घर बन गया। और ये खेत, ये पेड़, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। सच में हमें तो लगा था कि तुम लोग कहीं मुश्किल में होगे, लेकिन यहाँ तो तुम लोगों ने अपनी अलग ही दुनिया बसा ली। ये दीवारें, ये छत, ये सब तुम लोगों ने अपने हाथों से बनाया है। यकीन ही नहीं हो रहा। और ये खेत देखो, कितनी सारी सब्जियां उग रही हैं। ये तो शहर के लोगों से भी बेहतर जिंदगी जी रहे हो तुम लोग। बहू, तुम दोनों ने तो सच में इतिहास बना दिया। इतना सब कुछ खोने के बाद भी हार नहीं मानी, और आज देखो कितनी सुंदर जिंदगी बना ली। हाँ आंटी जी, मजबूरी ने सिखा दिया कि हार मानना कोई विकल्प नहीं होता। जब जीना है तो लड़कर ही जीना होगा। और जब परिवार साथ हो ना, तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। मेरी बहुएं तो मेरी ताकत है। इन्होंने हमें फिर से जीना सिखाया है। अब तो लगता है भगवान ने हमें यहाँ भेजकर सही किया, वरना हमें अपनी असली ताकत का पता ही नहीं चलता। पड़ोसन ने उनकी खूब तारीफ करते हैं। कुछ देर साथ समय बिताकर खुशी खुशी अपने घर को लौट जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। घर में खुशहाली बनी रहती है। हर दिन कुछ नया सिखाता है। तभी एक दिन अचानक दूर से कुछ लोग आते दिखाई देते हैं। भैया, ये लोग कौन हैं? कहीं पहचान के लग रहे हैं। अरे ये तो रजत और उसके घरवाले लग रहे हैं। कुछ ही देर में वो लोग पास आ जाते हैं। रजत, उसकी माँ मोनिका और पिता गिरीश। आप लोग यहाँ? बहन जी, हम आपसे माफी मांगने आए हैं। उस दिन हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हालात देखकर हमने रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन आज समझ आया कि इंसान की असली पहचान उसकी मेहनत और हिम्मत होती है। नीता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। अब माफी मांगने से क्या फायदा? उस दिन जब जरूरत थी तब आपने हमारे साथ रिश्ता तोड़ दिया था। बेटा, हमें माफ कर दो, हम सच में शर्मिंदा। आज देखा तुम लोग कितनी मेहनती हो। इतना खोकर भी हार नहीं मानी, बल्कि नई दुनिया खड़ी कर दी। सच कहें तो अब हमें गर्व होगा अगर हमारी बहू ऐसे घर से आएगी जहाँ इतनी समझदार और मेहनती बहुएं हैं, तो बेटियां भी उतनी ही गुड़ी होगी। लेकिन उस दिन जो हुआ उसे भूलना आसान नहीं है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अगर कोई अपनी गलती मानकर माफी मांग ले तो उसे एक मौका देना चाहिए। हाँ दीदी, हमें नफरत से नहीं, प्यार से आगे बढ़ना चाहिए। फैसला नीता का होगा, वही बताएगी क्या करना है। अगर आप लोग सच में बदल गए हैं और अब हमें हमारे हालात से नहीं, हमारे स्वभाव से आंकेंगे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद नीता, मैं वादा करता हूँ इस बार कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार दोनों परिवारों के बीच रिश्ता फिर से जुड़ जाता है। अब शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। चित्रा, हमें नीता की शादी ऐसी करनी है कि उसे कोई कमी महसूस ना हो। बिल्कुल दीदी, हमारे पास सब कुछ है, अनाज, सब्जियाँ, हम सब खुद ही तैयार करेंगे। दोनों बहुएं मिलकर शादी की सारी तैयारियां करती हैं। घर को सजाया जाता है, खेतों में ताजी सब्जियां लाई जाती हैं, मिट्टी के बर्तनों में खाना तैयार होता है। मेरी बेटी की शादी है, वो भी इतने अच्छे से। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये दिन फिर से देख पाऊंगी। ये सब हमारी बहुओं की मेहनत का फल है। शादी का दिन आता है, पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है। आज सच में लग रहा है कि हमारी जिंदगी पटरी पर आ गई है। और ये सब हमारी मेहनत और एकता की वजह से हुआ है।
नीता दुल्हन बनकर बहुत सुंदर लग रही थी। भाभी, अगर आप लोग ना होते तो आज ये दिन कभी नहीं आता। अरे पगली, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। शादी बहुत अच्छे से संपन्न होती है, विदाई का समय आता है। खुश रहना बेटा, और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। आज दिल खुश भी है और भारी भी। नीता अपने नए जीवन की ओर बढ़ जाती है। उसकी विदाई के बाद घर में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। आंखें नम थी पर दिल में सुकून था कि बेटी नई जिंदगी की ओर बढ़ गई है। मेरी बेटी चली गई, घर कितना सूना सूना लग रहा है, लेकिन खुशी भी है कि उसकी जिंदगी अब अच्छी होगी। माँ जी, बेटियां तो एक दिन जाती ही हैं, लेकिन उनका प्यार हमेशा साथ रहता है। और अब हमें फिर से अपने कामों में लगना होगा। हाँ दीदी, अब ये घर और खेत पूरी तरह हमारी जिम्मेदारी है। हमें इसे और बेहतर बनाना है। बहुएं झरने के पानी का बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करती हैं। नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, हर चीज में वही पानी काम आता था। देखो, पहले हम पानी के लिए तरसते थे और आज झरना ही हमारा सहारा बन गया है। और ये सब हमारी पत्नियों की समझदारी की वजह से है। इन्होंने हर चीज का सही इस्तेमाल करना सिखा दिया। बहुएं न सिर्फ घर संभालती हैं बल्कि आसपास के वातावरण को भी साफ और सुरक्षित रखती हैं। अगर हमें यहाँ रहना है तो इस जगह का ख्याल भी हमें ही रखना होगा। साफ सफाई और सुरक्षा बहुत जरूरी है। हाँ दीदी, ये जगह अब हमारा घर है, इसे संभालना भी हमारी जिम्मेदारी है। एक दिन अचानक पुरानी पड़ोसन सुषमा वहां आती है। अरे सुनो, तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ सुषमा? जिन जिन लोगों के घर टूटे थे ना, सरकार उन्हें नई कॉलोनी दे रही है और तुम्हारा नाम भी है उसमें। सच कह रही हो तुम? बिल्कुल सच। तुम लोगों को भी पक्का मकान मिलेगा। हे भगवान, आखिर हमारी सुन ली तूने। अब फिर से अपना पक्का घर मिलेगा। चलिए पापा जी, हमें जाकर देखना चाहिए। पूरा परिवार गांव जाता है। वहां उन्हें 2 कमरों का पक्का मकान मिलता है और उनकी दुकान भी वापस मिल जाती है। नीरज, देखो, हमारी दुकान भी मिल गई। अब सब कुछ फिर से शुरू कर सकते हैं। हाँ भैया, अब हमारी मेहनत रंग लाई है। दीदी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ खोने के बाद फिर से इतना कुछ मिल जाएगा। मेहनत और विश्वास कभी बेकार नहीं जाते, बस वक्त लगता है। अब पूरा परिवार नए घर में शिफ्ट होकर फिर से दुकान चलाने लगता है। झरने वाला घर भी खाली नहीं रहता, उसे फार्म हाउस की तरह किराए पर दे देते हैं। लोग छुट्टियां मनाने आते हैं और बहुएं खेती की देखभाल करती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।